गोपाल सुबह सुबह अपनी पत्नी काजल पर चिल्ला रहा होता है। अरे तुम्हें कहा था ना शर्ट प्रेस करवा दो, मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। अरे मैं भूल गई थी, लाइए मैं भी आपकी शर्ट प्रेस करवा कर लाती हूँ। नहीं नहीं, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाकर शर्ट प्रेस करवा कर ले आता हूँ। इतना कहकर गोपाल गांव में ही बरगद के पेड़ के नीचे प्रेस वाली के पास पहुंचता है। अरे चंपा भाभी, जरा ये शर्ट प्रेस कर देना, काजल को कहा था कल शाम में ही प्रेस करवा ले, लेकिन वो सुनती कहाँ है। इतना कहकर गोपाल गांव में ही बरगद के पेड़ के नीचे प्रेस वाली के पास पहुंचता है। आप बैठिए, बस 10 मिनट में हो जाएगा काम। चंपा इतना कहकर गोपाल के हाथ से उसकी शर्ट ले लेती है और उसे प्रेस करने लग जाती है। तभी गोपाल चंपा से कहता है, अच्छा भाभी, आपका घर तो दूसरे गांव में है, वैसे आपके पति करते क्या है? उनका तो कई सालों पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैं अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ और अपना और उनका पेट पालने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। कुछ देर बाद चंपा गोपाल को उसकी शर्ट प्रेस करके दे देती है। गोपाल भी घर चला आता है और अपने काम पर निकल जाता है। इधर गांव की ही चंद्रकला काजल के पास आती है। अरे काजल बहन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है चंद्रकला, ठीक तो हो ना तुम? और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ भी ठीक नहीं है। आपको पता है कल मेरे पति शादी में गए थे और जब वो शादी से आए तो उन्होंने मुझे अपनी पीठ दिखाई और हाथ भी दिखाया जो जला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने प्रेस गरम करके दाग दिया हो। कैसी बातें कर रही हो? क्या ऐसा कुछ हुआ था? कहीं आप दोनों में झगड़ा हुआ हो? अरे तुम्हें ऐसी बातें आपको बताने थोड़ी ही आती कि मैं अपने पति को अपने हाथों से प्रेस गरम करके दाग दिया है। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई साहब ने शर्ट पहनकर प्रेस करना चाहा होगा और उनका शरीर जल गया हो। लेकिन काजल बहन, इसके लिए प्रेस का होना भी तो जरूरी है ना। मेरे घर में तो प्रेस है ही नहीं, बल्कि पूरा गांव तो उस चंपा से अपने कपड़े प्रेस करवाता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। काजल को चंद्रकला की बात समझ नहीं आती, जो बहुत अजीब थी। अब अगले दिन सुबह सुबह गोपाल अपनी पत्नी काजल को उठाते हुए कहता है, काजल उठो, तुम्हें पता है रमेश भाई साहब नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं आप? कल ही तो चंद्रकला भाभी आई थी मुझसे कहने की उनके पति की पीठ और हाथ पर जले का निशान है। हाँ, चंद्रकला भाभी ने खुद मुझे आकर बताया था कि उनके पति के पीठ और हाथ पर जला हुआ निशान बना हुआ है और ऐसा लग रहा है किसी ने प्रेस से दाग दिया हो। और तो और उन्हें पूरी बॉडी में जलन भी हो रही थी। ये तो बड़ी अजीब बात है। वैसे गांव में किसी के घर में प्रेस नहीं है और तुम्हें तो पता है हम चंपा भाभी से अपने कपड़े प्रेस करवाते हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी अजीब बात है ये। काजल को भी ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि कल ही चंद्रकला अपने पति के बारे में इतनी अजीब बात बताने आई और सुबह होते होते उनका देहांत हो गया। अब ये हादसा गांव में हर 2-3 दिनों बाद होने लगा। पहले गांव के लोगों के शरीर पर प्रेस से जला हुआ निशान मिलता, उसके अगले ही दिन उस शख्स की मौत हो जाती। ये सब गांव में क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा काजल। और ये सिलसिला रमेश भाई साहब से शुरू हुआ और उसके बाद अब तक गांव में कई मौतें हो चुकी हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो प्रेस के निशान आते कहां से हैं। क्या ये सब चंपा भाभी कर रही हैं? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? क्या हमें एक बार उन पर नजर रखनी चाहिए? हम तो उनके बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि वो पास के गांव में रहती है और उनके 2 बच्चे हैं। हाँ, हमें चंपा भाभी पर नजर रखनी होगी। तो मेरे 1-2 कपड़े लेकर आओ, मैं जरा उनसे कपड़े प्रेस करवा कर ले आऊं। गोपाल अपनी पत्नी काजल से कपड़े लेकर चंपा के पास उन्हें प्रेस करवाने पहुंचता है। क्या बात है गोपाल भैया, बड़े दिनों बाद आए हैं आप कपड़े प्रेस करवाने? चंपा गोपाल से बात करते हुए एकदम गरम प्रेस को अपने हाथ पर रखकर चेक करती है, फिर भी चंपा का हाथ नहीं जलता। ये देख गोपाल को बहुत अजीब लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, जब जरूरत लगे तभी आ जाए कीजिए। वैसे आजकल तो गांव में माहौल ही कुछ ऐसा है कि लोग गम में डूबे हुए हैं। कुछ देर बाद गोपाल वहां से घर चला आता है और देर शाम होने का इंतजार करने लगता है। और शाम होते ही गोपाल चंपा के गांव पहुंचता है। वहां जाकर गोपाल चंपा के बारे में लोगों से पूछने लगता है। अरे काकी, मुझे आपसे कुछ जानना था। हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या जानना था बेटा? तुम इस गांव के तो लगते नहीं। कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं पास के गांव से आया हूँ काकी। मुझे ये जानना है कि यहाँ आसपास कोई चंपा नाम की औरत रहती है जिसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई हो और उसके 2 बच्चे भी हैं। ऐसा तो कोई नहीं है बेटा, और मुझे तो पूरे गांव के लोगों का नाम याद है और पूरे गांव के लोगों के बाप दादा के बारे में जानती हूँ। लेकिन ऐसे नाम की औरत नहीं रहती हमारे गांव में। ना ही ऐसा कुछ हादसा हुआ है किसी भी गांव वालों के साथ। लेकिन क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं, पिछले कुछ समय से हमारे गांव में मौतें हो रही हैं और मरने वाले के हाथ और पीठ पर प्रेस से जलने का दाग होता है। और जो औरत हमारे गांव में प्रेस करने दूसरे गांव से आती है वो खुद को इसी गांव का बताती है। तभी मैं उसके बारे में जानने आया हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है।
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या। मुझे तो लगता है तुम्हारे गांव पर किसी भूत प्रेत का साया है। जरूर तुम्हारे गांव में ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से मरने वाले को मुक्ति नहीं मिली है और गांव वालों की इतने रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। गोपाल को चंपा के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। अब गोपाल घर की तरफ लौट रहा होता है और रास्ते में उसे चंपा कपड़े प्रेस करती हुई दिख जाती है। लेकिन गोपाल नजरें चुराता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ? मेरे घर का अता पता नहीं मिला आपको? देखो, तुम जो कोई भी हो सच सच बता दो। तुम्हारा उस गांव में कोई नाम अता पता नहीं है? अरे गोपाल भाई साहब, आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बल्कि मुझे तो आपकी पत्नी ने बताया कि आप मेरे घर गए थे, लेकिन मैं तो उस गांव में रहती ही नहीं। अब मैंने अपना घर बदल लिया है। मेरे पास घर जमीन तो है नहीं, इसलिए मेरा एक ठिकाना भी नहीं कि मैं यहाँ रहती हूँ। गोपाल को पहले तो चंपा की बात अजीब लगती है, लेकिन फिर गोपाल चंपा से कोई सवाल नहीं करता और वो घर आकर अपनी पत्नी काजल को सारी बात बताता है। काजल भी गोपाल की बातें सुनकर हैरान थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अगली मौत गांव में किसकी होने वाली है। मुझे तो अब इस प्रेस वाली पर शक हो रहा है, हमें उस पर नजर रखनी होगी। तुम सही कह रही हो, उसकी बातें, उसकी हरकत मुझे काफी समय से अजीब लग रही हैं। ऐसे में गोपाल देर शाम होने पर चंपा पर नजर बनाए हुए था। जैसे ही चंपा अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जाने लगती है, गोपाल उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी गोपाल देखता है कि चंपा जंगल की तरफ जा रही है और आगे जाकर वो अचानक से गायब हो जाती है। अभी तो यही थी, कहाँ गई चंपा भाभी? मेरे साथ भी न जाने कितनी अजीब अजीब चीज हो रही है। खैर, अगर मैं आगे गया तो मुझे रात हो जाएगी और मुझे मुखिया जी की पार्टी पर भी जाना है। गोपाल वेटर का काम करता था। वो शादी पार्टी में वेटर का काम करके अच्छा खासा कमा लिया करता। अब ऐसे में गोपाल वहां से वापस आकर चंपा की प्रेस की हुई शर्ट पहन लेता है और मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। वहां पार्टियों में गोपाल मेहमानों को खाना सर्व कर ही रहा होता है। तभी उसकी नजर उसके हाथ पर जाती है जो प्रेस से जला हुआ था। मेरे हाथों पर यह प्रेस से जले होने का निशान कैसा? अभी कुछ देर पहले तो ये निशान नहीं था। कहीं ये प्रेस की हुई शर्ट पहनने से तो नहीं हुआ? इसका मतलब चंपा भाभी के हाथों का प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनने वाले की मौत हो जाती है। गोपाल डर जाता है और वो उसी बारे में सोचने लगता है। अब कुछ ही घंटे बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी घर जाने लगते हैं। तभी मुखिया गोपाल को रोकते हुए कहता है, गोपाल, मेरे लिए थोड़ा सा पैक बना दे, अभी तक नशा नहीं हुआ मुझे। वैसे आज तू यहीं रुक जा, घर में कोई नहीं है। ये सारी पार्टी सरपंच, मुखिया, प्रधान के लिए थी, इसलिए बीवी को मायके भेज दिया था। ठीक है मुखिया जी, मैं आपके साथ यहाँ रुक जाता हूँ, लेकिन सुबह होते ही चला जाऊंगा। मुखिया के आदमी तो नशे में इधर उधर सोए हुए थे। इधर गोपाल से मुखिया बात करता हुआ दारू पी रहा होता है। गोपाल को पहले चुड़ैल दिखती है और वही चुड़ैल चंपा के रूप में बदल जाती है। लेकिन जब मुखिया पीछे मुड़कर देखता है और वो तुरंत ही चिल्ला पड़ता है, ये तो मेरी बसंती है, लेकिन तुम इतने दिनों बाद कैसे? तुम मर चुकी हो ना? तभी तो मैं बदला लेने आई हूँ। अब तुम्हें भी मरना होगा। जिस तरह से धीरे धीरे मैंने गांव वालों को मारा है, उस तरह अब तुम्हारी बारी भी है। लेकिन मैं तो निर्दोष हूँ। मैंने क्या किया है? मुखिया जी, क्या ये आपकी पत्नी है? ये मेरी बसंती है, जिसे मैंने प्रेस से जला जला कर मारा था, क्योंकि इसके बाप ने मुझे दहेज देने से मना कर दिया था। पहले इसके बाप ने दहेज देने के लिए कबूला और फिर शादी के बाद मुकर गया। उसका खामियाजा बसंती को भुगतना पड़ा। बसंती, मुझे छोड़ दो। इसने तो मुझे प्रेस से जला जला कर मारा, लेकिन गांव वालों ने भी मेरी मदद नहीं की। जब मैं जले हुए हाल में तड़पते हुए गांव वाले लोगों का दरवाजा पीट पीट कर मदद मांग रही थी, तब गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और मेरी मदद नहीं की। क्योंकि उन्हें मैंने धमकाया था कि कोई भी बसंती की मदद नहीं करेगा। तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर चुड़ैल मुखिया के गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और मुखिया भी तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद जैसे ही चुड़ैल गोपाल की तरफ बढ़ती है, चुड़ैल का शरीर खुद ब खुद भस्म होने लगता है। लगता है मेरा समय पूरा हो गया और मेरा बदला भी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए। उस दिन गोपाल को पता चलता है कि आखिर वो चंपा, जो गांव के लोगों को कपड़े प्रेस करके दिया करती और लोगों को अपना निशाना बना बना कर मार रही थी, वो असल में चुड़ैल थी और मुखिया की पत्नी बसंती, जो अपना बदला लेने गांव आई थी।